हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस एनोटेड एनसीईआरटी सीरीज में। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर के बारे में, और इसके डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में बताऊंगा। तो ज़रा भी देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो सेल साइकिल क्या है। देखो सेल साइकिल क्या है, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ होगा आल्सो टेक अ प्लेस। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे सेल डिवीजन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, सेल ग्रोथ होगा, एनहांसमेंट ऑफ द कोऑर्डिनेटेड वे पे होगा, एक सीक्वेंस पे होगा, एक कोऑर्डिनेटेड वे पे होगा। ठीक, यहाँ पे इस तरीके का लाइन वर्क दे रखा है, पर यहाँ पे हम डायरेक्ट इस लाइन पे आ जाऊँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखो फेज ऑफ सेल साइकिल। देखो फेज ऑफ सेल साइकिल में जो ये डायग्राम दे रखा है बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका सीक्वेंस क्या है। तो G1S G2M, G1S G2M ये सीक्वेंस है, इसको आप देख सकते हो यहाँ पे। और G0 भी दे रखा है, G0 मतलब क्वेश्चन फेज यहाँ पे दे रखा है। एम फेज को यहाँ पे देख सकते हो आप, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में बांटा गया है, और साइटोकाइनेसिस में बांटा जाए। जो ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज है वो है कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद आता है हमारा साइटोकाइनेसिस। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के बाद में। देखो एक टिपिकल यूकेरियोटिक सेल जो ह्यूमन, अब अगर कल्चर को हम देख लेते हैं, ह्यूमन सेल को इन कल्चर में लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अप्रोक्सीमेटली हमारा 24 आवर मतलब कि 24 घंटे हमको लगते हैं उसके सेल डिवीजन होने में, हम देखते हैं तो। और वहीं हम देखते हैं कि यीस्ट में हमको 90 मिनट लगते हैं, यानी 1.5 घंटे लगते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन में चेंज ये कर लेते हैं। देखो यहाँ तो हमारा 24 घंटा वाला जो ह्यूमन के लिए ठीक है, यहाँ भी 1 डे कह देते हैं हम, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन को घुमाने के लिए उतना पॉइंट नहीं है उसके पास। भाई यहाँ पे ईस्ट में ये घुमा देता है कि वो 1.5 घंटा कहता है। क्या कहता है? 1.5 घंटा कहता है। तो 60 मिनट प्लस 30 तो 1.5 घंटा कहलाता है। तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन को आप टिल्ट कर सकता है, थोड़ा सा घुमा सकता है, तो इन चीज़ों में देख सकते हो। ठीक है, बात करते हैं हमारा इंटरफेज और एम फेज। देखो एम फेज की बात करते हैं। देखो एम फेज होता है एक्चुअल सेल डिवीजन। एम फेज में क्या होता है? हमारा एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस अकर। ओके, इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, मतलब कि टू सक्सेसिव एम फेज के बीच में क्या आएगा? हमारा इंटरफेज आएगा। देखो पहले हमारा इंटरफेज आएगा, फिर एम फेज आएगा, फिर क्या आएगा? और दोबारा इंटरफेज आएगा। या देखो पहले एम फेज आएगा, फिर इंटरफेज आएगा, फिर एम फेज आएगा ना। तो वही चीज़ें यहाँ पे बता रहा है कि टू सक्सेसिव एम फेज के बीच में क्या आता है? हमारा इंटरफेज आता है। ठीक, अब उसमें से हमारा देखो इंटरफेज मोर देन 95% ड्यूरेशन ले लेता है हमारा इंटरफेज। ओके, और यहाँ भी यहाँ भी हम बोल सकते हैं एवरेज 23 आवर्स ले लेता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं एम फेज में। एम फेज में क्या होता है? हमारा कैरियोकाइनेसिस मतलब जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसका डिवीजन, एंड साइटोकाइनेसिस मतलब उसके साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, अब जो इंटरफेज होता है हम उसे रेस्टिंग फेज भी कह सकते हैं। देखो इसको इसमें बोल रखा है कि इस कॉल्ड आ रेस्टिंग फेज, बट इसमें रेस्टिंग फेज मतलब ये नहीं कि इसमें कुछ नहीं होता। रेस्टिंग फेज को हम क्या बोलते हैं? हम सेल प्रिपेयरिंग फेज, मतलब कि जिसमें सेल डिवीजन होना स्टार्ट होता है, अंडर गोइंग द बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन ऑर्डरनरी माइनर पे मतलब कि एक सीक्वेंस पे चलता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंटरफेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इंटरफेज में हमारे G1 है, जी वन फेज, एस फेज और G2 फेज। G1 फेज को हम गैप 1 कह सकते हैं, और एस फेज को हम सिंथेसाइसिस फेज कहते हैं, और गैप 2 को हम G2 फेज कहते हैं। ठीक है, G1 फेज corresponding to the enter between mitosis and initial of the DNA replication. During G1 phase, cell metabolically active, metabolically क्या होता है? एक्टिव होता है। ठीक है, कंटिन्यूस ग्रोथ डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। ठीक है, यहाँ पे क्या है? डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता। हमारा जीवन फेज में क्या होता है? मेटाबोलिकली क्या होता है? एक्टिव होता है। यहाँ पे हमारा डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता है। ठीक, जो हमारा एस फेज है वहाँ पे उसे हम बोलते हैं सिंथेसाइज फेज कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? हम सिंथेसाइज फेज कहते हैं। वहाँ पे हमारा डीएनए क्या होता है? रेप्लिकेशन करता है। अब डीएनए तो रेप्लिकेशन करता है, उसका जो होता है इनिशियल अमाउंट अगर 2C है तो वो कन्वर्ट हो गया क्या हो जाता है? हमारा 4C हो जाता है। पर एक पॉइंट यहाँ पे गौर देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इंक्रीमेंट होता है वो क्रोमोसोम का वो नहीं होता है। क्रोमोसोम का नंबर ऑफ इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलता है। क्रोमोसोम का नंबर हमको क्या मिलता है? सेम देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हमको वो टू सी है तो वो 2C ही देखने को मिलेगा। डीएनए भले क्या हो जाएगा? हमारा डबल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये वाली जो ग्रीन वाली पूरी लाइन है वो पूरे PYQ में पूछी गई है। बहुत पूरा का लाइन ही लाइन इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसको यहाँ पे PYQ नहीं लिखा, क्योंकि बहुत सारे PYQ लिखना पड़ता है, 15, 16, 20, 21, 22, 23 ऐसे लिखना पड़ता, तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ मच जाता है। इतना मैं कहाँ लिखता, तो इसीलिए मैंने ये सब कुछ नहीं किया और साइड लेके आया। ठीक है, ड्यूरिंग द एस फेज DNA रेप्लिकेशन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल duplication, that's a cytoplasm. During G2 phase,
प्रोटीन सिंथेसाइज, मतलब क्या है, प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है प्रिपेयरिंग फॉर माइटोसिस एंड सेल ग्रोथ कंटिन्यूसली। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास सम सेल्स इन द अडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपेयर टू द एक्सटिब्यूट डिवीजन। ठीक है, कौन कौन का हमारा कुछ सेल क्या होता है हमारे डिवीजन में भाग नहीं लेते हैं, सेल डिवीजन में भाग नहीं लेते, जैसे हार्ट के सेल हमारे डिवीजन में भाग नहीं लेते, जैसे नर्व से हमारे डिवीजन में कोई भाग नहीं लेता। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारा अभी तो सेल डिवीजन में भाग नहीं लेते हैं, पर बाद में ज़रूरत पड़ने पर हम सेल डिवीजन में भाग ले लेते हैं। तो वो कहाँ चले जाते हैं, हमारे साइकिल से बाहर चले जाते हैं। कौन सी साइकिल, मतलब क्या, हमारी जो सेल साइकिल होती है उससे बाहर चले जाते हैं, उससे बोलते हैं जी नॉट फेज यानी क्यूसेन फेज। क्या बोलते हैं, क्यूसेन फेज यानी रेस्टिंग फेज भी बोल सकते हो, पर वो मेटाबॉलिकली क्या होता है, एक्टिव होता है। ये ध्यान देना कि वो मेटाबॉलिकली क्या होता है, एक्टिव होता है। ठीक है, एनिमल्स जो होता है माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली फॉर सीन्स फॉर डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में देखने को मिल जाता है। देखो हमारे पास हम देखते हैं सेल डिवीजन देखते हैं ना, तो उसमें हमारा क्या है, डिप्लॉयड सेल में देखने को मिलता है। अब जैसे मेल हनी भी हो गया, वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ देखने को नहीं मिलता है। रिप्रोडक्शन हम पता है ना कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये तो पता ही हमको, ये हम पढ़ चुके हैं। तो एम फेज की बात करते हैं। एम फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, बात करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ विजुअलिटी ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स। ठीक, इक्वेटर डिवीजन, देखो प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें बहुत डिटेल से बात करेंगे हम प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज के बारे में। तो पहले आ जाते हैं हम प्रोफेज के बारे में, प्रोफेज के बारे में। देखो प्रोफेज में क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे आपको प्रोफेज के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। देखो अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज और हमारे पास देखो एनाफेज, टीलोफेज और इंटरफेज। ठीक है, ये चीज़ के डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन डायग्राम के बारे में बता चुका हूँ मैं, और इससे पहले जो डायग्राम था वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अब बात करते हैं हमारे पास प्रोफेज में क्या होता है, हमारा जो क्या होता है ना, क्रोमोजोम स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट साइड ऑफ पोल्स। मतलब जो हमारे क्रोमोजोम होते हैं वो अपोजिट साइड ऑफ द पोल, सेंट्रोजोम होते हैं वो अपोजिट साइड ऑफ पोल्स में जाने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड में जाना क्या स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा क्रोमेटिड होता है, स्टार्ट फॉर कंडेंसेशन, मतलब कंडेंसेशन होना, मतलब उसका संघनन होना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद लेट प्रोफेज में क्या होता है कि हमारा ER हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, हमारा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, वो डिसअपेयर हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं किसमें, प्रोफेज में। ठीक है, फिर आता है हमारा ट्रांजिशन मेटाफेज के अंदर क्या होता है, हम देखते हैं कि काइनेटोकोर से हमारे जो स्पिंडल फाइबर्स है वो अटैच है किससे, काइनेटोकोर से। वो फिर वहाँ जाके वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ रेडियस अबाउट फॉर्म द सेंट्रल कॉल्ड क्या बोलते हैं, हमारा एस्टर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा मेटाफेज के अंदर हम देखते हैं कि वो एक सीधे प्लेट के थ्रू, प्लेट में क्या है, प्लेट में लगे पड़े हैं, किस में लगे पड़े हैं, एक प्लेट में लगे पड़े हैं, उसे बोलते हैं मेटाफेज में वो सबसे अच्छा फेज होता है, क्योंकि वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजी, मतलब क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कर सकते हैं, इक्वेटर प्लेट पे होता है। ठीक है, तो वहाँ उसके बाद आता है हम लोग एनाफेज पे। तो एनाफेज पे आता है, तो एनाफेज में देखते हैं कि जो बेस्ट फेज ऑफ स्टडी क्रोमोसोम शेप की स्टडी, अगर हम शेप की स्टडी बोल रहे हैं तो हमारा किसमें होगा, एनाटॉमी जो शेप ऑफ, यहाँ पे एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी की स्टडी के लिए हमारा सबसे बढ़िया फेज कौन सा है, हमारा एनाफेज। और वही ए से याद करना कि एनाटॉमी के लिए सबसे बढ़िया है एनाफेज, और जैसे हमारे मॉर्फोलॉजी के लिए सबसे बढ़िया कौन सा है, हमारा मेटाफेज, MM और ए से याद कर लेना। ओके, बात करते हैं हमारे पास और क्या होता है इसके अंदर ये देखने को मिलता है, विल बी कम द क्रोमोसोम फर्दर, मतलब फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियस, जो फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियस क्या करते हैं वो करते हैं। उसके बाद हमारा आता है टीलोफेज के अंदर क्या होता है, हमारा टीलोफेज के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर जो एनवेलप होते हैं, ER गोल्जी एंड क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम होते हैं, वो रिफॉर्म होते हैं, मतलब दोबारा बनना स्टार्ट करते हैं। क्रोमोसोम डेंस कंडेंसेशन लूज देयर ऑफ डेंसिटी, मतलब डेंसिटी को कम कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में इतना ही बात करते हैं, इस टॉपिक में इतना ही बात करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे जो जितने भी मैंने ग्रीन से लगा रखे हैं वहाँ बहुत बार क्वेश्चन पूछे कि क्रोमोसोम किससे अटैच होता है, किस चीज़ से अटैच होता है,
ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ और यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं लोग। उसके बाद हम लोग आते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस 2 तरीके के साइटोकाइनेसिस होते हैं। मैं बता देता हूँ कि साइटोकाइनेसिस 2 तरीके के होते हैं। एक तो एनिमल वाली होती है और एक प्लांट वाली होती है। जो एनिमल वाली होती है, जो एनिमल वाले होते हैं सेल डिवीजन, उसमें सेल वॉल नहीं होती, और जो प्लांट में होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो बात करते हैं पहले एनिमल वाले में। ठीक है, एनिमल वाले में की बात करते हैं तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं। एनिमल वाले क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। क्लीवेज मेथड है, फ्रो मेथड से क्या करते हैं तो वो क्या होता है, सेंटीपीटल होता है। क्या होता है, सेंटीपीटल सेंटर की ऑफ वो करता है। और वैसे वहीं पर हम देखिए प्लांट सेल में देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा सेल वॉल प्रेजेंट होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, वहाँ पे फ्रैगमेंट्स में देखते हैं ER गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेंटर में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फैम और प्लास्ट देखने को मिल जाता है। तो सेल प्लेट, हम वहाँ पे क्या होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है। सेल प्लेट क्या फॉर्मेशन हो जाता है, इस कंडीशन को क्या होता है, फैग्मोप्लास्ट। क्या होता है, फैग्मोप्लास्ट कंडीशन। ये वहाँ पे फ्लो मेथड, यहाँ पे फैग्मोप्लास्ट कंडीशन कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे सेल प्लेट मेम्ब्रेन का बनने का स्टार्ट होता है। ये होता है सेंट्रीफ्यूगल। क्या होता है, हमारा सेंट्रीफ्यूगल होता है। क्या होता है, हमारा सेंट्रीफ्यूगल होता है। और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया, एक दो क्वेश्चन, ज़्यादा तो नहीं पूछा गया, बट अगर यहीं से क्वेश्चन उठाना चाहे तो इस तरीके का उठा देंगे कि सेंट्रीफ्यूगल कौन सा है, सेंट्रीपिटल कौन सा है, फ्लो मेथड किसके लिए यूज करते हैं, फैग्मोप्लास्ट किसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके का पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट बॉडी फॉर्म जायगोट। मतलब कि जायगोट से हम पूरा क्या करते हैं, जायगोट से हम क्या पूरे कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सेल अपेयर लेयर द एपिडेमिस, सेल इनर लिविंग ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड ऑलवेज पर रिप्लेस्ड, मतलब रिप्लेस करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि सिंगल जो हमारा N हो गया, 2N हो गया, जैसे ये चीज़ें हम आगे जाके बनाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, हमें एनिमल्स में डिप्लॉयड हो गया, हैप्लॉयड हो गया, स्पेसिफिक कंडीशन देखने को मिल जाती है। या फिर हम मियोसिस की बात करेंगे। अगर हम मियोसिस की बात करेंगे ना, मियोसिस हमेशा देखने को मिलेगी हमारे 2N से, 2N से देखने को मिलेगी। 2N से करेंगे अगर हम डिप्लॉयड से करेंगे तो हमें हैप्लॉयड मिलेगा। डिप्लॉयड मतलब हम 4N से करेंगे तो हमें 2N मिलेगा। अगर N से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, N/2 मिलेगा। और N/, सर्वाइव नहीं करता, कैन नॉट सर्वाइव, ये सर्वाइव नहीं करता। तो N सेल डू नॉट शो मियोसिस, मतलब N सेल क्या है ना, शो नहीं करता हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं होमोजीनियस क्रोमोसोम के बीच में किस तरीके का होता है। ठीक है, होमोजीनियस में किस तरीके का होता है। और यहाँ से इतना क्वेश्चन पूछा गया ना भाई, कसम से इतना क्वेश्चन पूछा गया, इतना क्वेश्चन गया, मतलब मैंने देखा तो क्वेश्चन मैं खुद ही शौक हो गया था कि हर एक लाइन हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं। ये हमें मियोसिस फर्स्ट टाइम यहाँ पे आता है, हमारा किस तरीके का होता है वो उस चीज़ के बारे में बताएंगे। ठीक है, जो हमारे जो सिस्टर क्रोमेटिस होते हैं ना, उनके बीच में होमोलोगस जो होते हैं, वो सिस्टर क्रोमेटिस के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो देखने को मिलता है। और क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है तो वहाँ रिकॉम्बिनेशन अकस होगा। ठीक है, वहाँ पे एवोल्यूशन हमारा क्या होगा, बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हमारा मियोसिस के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हमारे मियोसिस के बारे में। तो मियोसिस वन में हम देखते हैं, कि जो हाँ लेप्टोटीन है, क्या है, लेप्टोटीन है, वहाँ पे क्रोमोसोम बिकम द विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। अगर हम देखेंगे तो अंडर लाइट माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द अपोजिट साइड ऑफ पोल्स। ठीक है, हमारे क्या जो पोल्स है वो अपोजिट साइड्स में जा रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। कंडेंसेशन मतलब संघनन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जाइगोटीन में क्या देखते हैं कि हम यहाँ पे बाइवेलेंट बनता है, टेट्रावेलेंट बनता है। ठीक है, 2 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, 4 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद हमारा पैकेटिन में आते हैं। तो पैकेटिन में हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे पैकीटिन मतलब सी आ रहा है ना बीच में, तो क्रॉसिंग ओवर, सी आ रहा है तो बीच में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, क्रॉसिंग ओवर देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि रिकॉम्बिनेशन, हेल्प ऑफ द रिकॉम्बिनेशन एंडोन्यूक्लियस एंड लाइपेज में देखने को मिल जाता है। फिर बात करते हैं पैकेटिन फेज में लॉन्गर देन लेप्टोटीन एंड जाइगोटिन। क्या कहते हैं, हमारा जो पैकेटिन फेज होता है वो लेप्टोटीन और जाइगोटिन से बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन सा फेज बड़ा होता है इन चारों में से, इन पांचों में से। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हमारा डिप्लोटीन में क्या होता है, हमारा डिसअपेयर हो जाता है। उसके बाद जो वहाँ पे फॉर्मेशन होता है हमारा एक्स शेप्ड हमारा कैजमाटा, उसे क्या बोलते हैं, कैजमाटा का फॉर्मेशन होता है। फिर डाइकानेसिस में क्या होता है कि कैजमाटा क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन होता है। मतलब टर्मिनलाइजेशन मतलब एक कोने पे चले जाता है। फिर हमारा जो ER गोल्जी न्यूक्लियस है, एनवेलप है, वो डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, डिसअपेयर होते हैं। फिर हमारा मेटाफेजिक प्लेट आता है। मेटाफेजिक प्लेट मतलब मेटाफेज आता है ना, ये तो प्रोफेज के अंदर
बांटा गया है। प्रोफेज के अंदर जो होता है ना, प्रोफेज के अंदर क्या होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये चीज़ें होती हैं। और जो फिर उसके बाद हमारा मेटाफेज, मेटाफेज क्या करेगा, वही काइनेटोकोर से मतलब क्रोमोसोम को अटैच करेगा, क्रोमोसोम की सेंटर को अटैच करेगा और अपोजिट पोल में लेके जाएगा। फिर वो मेटासेंट्रिक प्लेट का फॉर्मेशन होगा, मतलब इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। फिर वही कंडीशन हमारी क्या दोबारा रिपीट हो जाती है, इसी कंडीशन में दोबारा रिपीट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसी कंडीशन में दोबारा हो जाती है, उसी तरीके से फॉर्मेशन करता है, उसी तरीके का रहता है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो, और इसी में यहीं पे यही चीज़ें दे रखी हैं कि देखो किस तरीके से अपोजिट साइड पे चले जाते हैं। यहाँ पे एक सिग्निफिकेंस छूट गया, सॉरी, सिग्निफिकेंस में क्या है ना, देखो जो सिग्निफिकेंस में है यहाँ पे, इंक्रीज ऑफ जेनेटिक वेबिलिटी, मतलब कि हमारी भिन्नता देखने को मिलेगी, मतलब अलग अलग देखने को मिलेगी। ठीक है, जिससे कि हमारा एवोल्यूशन क्या होगा, प्रोसेस जो होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ के पॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन हमारे लिए, हमारी लाइफ स्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो, और इसका PYQ लेक्चर जल्दी ही आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।